नमस्कार, स्वागत, अभिवादन सभी प्रिय मित्रों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का एक बार पुनः आज के हमारे इस लाइव सेशन में। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरह स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी सब प्रॉपर है। चलिए, बिल्कुल प्यारे बच्चों, नमिता, रश्मि, ज्योति, राकेश, संभावी, हेमेंद्र, मनोज, सभी दोस्तों का, मित्रों का, प्यारे बच्चों का, मेरे भावी शिक्षकों का दिल से अभिवादन, स्वागत। चलिए प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है, नेक्स्ट क्लास आज हम शुरू करने से पहले एक बार पिछली वाली क्लास को रिमाइंड कर लेते हैं। हम लोग स्मृति विस्मृति की चर्चाएं कर रहे थे। 5 मिनट्स में एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं सब कुछ, ठीक है? चलिए, नमस्कार, वेलकम, स्वागत। देखिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था स्मृति के बारे में, सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। और स्मृति का अर्थ, परिभाषा हम सीख चुके थे। विशेषताएं, प्रकार, सिद्धांत, तत्व या फिर मॉडल, जिसे हम कह सकते हैं, मॉडल भी नाम दे सकते हैं इसको में, मॉडल्स, ठीक है ना? पढ़ेंगे अपन, अवस्था मॉडल पढ़ेंगे, स्मृति का बार्टलेट मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है ना? सूचना प्रक्रमण मॉडल पढ़ेंगे, बहुत सारे मॉडल्स पढ़ेंगे, डोंट वरी। चलिए देखिएगा, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की स्मृति शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग, या यूं कहें इसका क्रमबद्ध अध्ययन। ऐसा नहीं है, एबिंगहॉस से पहले बहुत सारे मनोविज्ञानियों ने, बहुत सारे लोगों ने, विद्वानों ने प्रयास किया स्मृति के बारे में अपना विश्लेषण, अपना स्टडी के पक्ष को यहाँ पर रखने का प्रयास किया, परंतु बहुत सारे लोग सक्सेसफुली स्मृति के बारे में नहीं बता पाए। फिर लगभग 100 साल बाद एक मनोविज्ञानी हुए, हरमन एबिंगहॉस, जो कि जर्मन मनोविज्ञानी थे, और इन्होंने दुनिया में सबसे पहले स्मृति के बारे में सिस्टमैटिक, सिक्वेंशियल स्टडी किया था, क्रमबद्ध अध्ययन किया था। इसी कारण इनको इसका श्रेय दिया जाता है 1885 में। उसके बाद स्मृति से अभिप्राय एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति अपनी आयु वृद्धि के साथ साथ, अपनी जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती जाती है, मनुष्य की, मानव की, व्यक्ति की, तो उसी के साथ साथ बिल्कुल सभी मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके, ग्रेट, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, तो फिर ऐसी स्थिति में वह जितने सारे दुनिया के भौतिक संसाधन हैं, उद्दीपक हैं, सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को वह अपने मस्तिष्क में ग्रहण करता जाता है, और संचित करने की उसी प्रक्रिया को हम स्मृति कहते हैं, क्योंकि उन सूचनाओं का वह जब चाहे उपयोग अपने जीवन में करता ही रहता है। अच्छा, ठीक है, मैं आपकी भाषा समझ नहीं पाया गौरव जी। चलिए देखो, तो उद्दीपकों की जानकारी, सूचना को, पूर्व अनुभवों को अपने अचेतन मस्तिष्क में संचित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। ये कल हमने डिस्कस किया। अचेतन, अनकॉन्शियस 9/10 होता है, 90% होता है। दूसरे अर्थ में स्मृति एक ऐसी जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें जीवन में होने वाली घटनाओं की सुनकर, देखकर, आभास करके करके मस्तिष्क में अनेक प्रतिमाएं बन जाती हैं, जिसे सामान्य तौर पर हम छाप कहते हैं, और इसी छाप को मनोवैज्ञानिक भाषा में स्मृति कहा जाता है। निश्चित तौर पर जिंदगी में बहुत सारी छाप, बहुत सारी प्रतिमाएं, बहुत सारी स्मृतियां, बहुत सारी सूचनाएं आपके मस्तिष्क में जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं, और ज़रूरत पड़ने पर वे, जैसा समय, जैसी परिस्थिति होती है, उसी के अनुरूप वे छाप, वो स्मृतियां, वो प्रतिमाएं बाहर निकल के आती हैं, और आप उनको अपने जीवन में उपयोग कर लेते हो। सही मायने में ऐसा ही होता है। उसके बाद देखो बेटा, स्मृति प्रत्यक्षण, समस्या समाधान, चिंतन, संवेदना
के समान एक संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक या मानसिक प्रक्रिया है। इट मीन्स ऐसा कहते हैं, याद रखिएगा, जिस प्रकार प्रत्यक्षण एक मानसिक प्रक्रिया है, जिस प्रकार समस्या समाधान एक मानसिक प्रक्रिया है, जिस प्रकार चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, जिस प्रकार संवेदना एक मानसिक प्रक्रिया है, उन्हीं के समान स्मृति भी एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया ही है, निश्चित तौर पर। क्योंकि अगर हम स्मृति के अंगों की बात करेंगे, इसके तत्वों की बात करेंगे, इसकी आधारभूत प्रक्रिया की बात करेंगे, तो मुख्य रूप से चैपलिन की बात कर लो, चाहे प्रथम मॉडल की बात कर लो, अवस्था मॉडल जिसे एटकिंस और सिफरिन ने दिया था, उसकी बात कर लो, तो उन दोनों ही परिस्थितियों में स्मृति के 3 अंग होते हैं। आप जानते हैं, एनकोडिंग, दूसरा स्टोरेज और तीसरा रिट्राइवल। यानी एनकोडिंग आपको पता है, पंजीकरण जिसे कहते हैं, ठीक है ना, एनकोड करना, पंजीकरण कर लेना। दूसरा उसे स्टोरेज, संचित करना। और तीसरा उसे पुनरुद्धार, यानी अपने जीवन में आवश्यकता पड़ने पर उसे काम में लेना। इस प्रकार से 3 अंगों की अपन बात करेंगे, ठीक है, आज की क्लास में होगी ये बातें। परिभाषाएं, फिर हम लोगों ने परिभाषाएं पढ़ ली थी कुछ लोगों के अनुसार, जिनमें मैकडूगल को हमने पढ़ा, वुडवर्थ को हमने पढ़ा, हिलगार्ड को हमने पढ़ा, रायबर्न जी को हमने पढ़ा। चलिए, अब वुडवर्थ कहते हैं स्मृति के अंग या तत्व इनके हिसाब से 4 होते हैं। इनके हिसाब से स्मृति के अंग कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। देखो बेटा, गौरव जी बेटा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जिंदगी में आपके 2 ऐसे उद्दीपक हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, आपकी लाइफ में या तो आपके टीचर्स और या आपके माता पिता, बाकी सब तो आए गए मामला है ना। लेकिन ये 2 उद्दीपक ऐसे हैं जो जिंदगी में आपको कभी भी आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं देते। ये दुनिया के सबसे बड़े वेल विशर्स होते हैं, जो अपने बच्चों को, अपने लोगों को निश्चित तौर पर उन्नत और प्रगति करते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा कभी जाने अनजाने में भी नहीं हो सकता। आपने निश्चित तौर पर हमारे किसी मीनिंग का, कहते हैं ना, अर्थ का अनर्थ कर दिया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे बच्चों को कर्ज कभी, और मेरा जैसा व्यक्ति, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, नामुमकिन है। हाँ, ये जरूर है कि वर्क इज वर्शिप, निश्चित तौर पर कार्य ही प्रधान है। जो लोग कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अब तुम सोचो कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा अब नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो नकारात्मकता का कोई मीनिंग नहीं होता, नेगेटिविटी का कोई मीनिंग नहीं होता, नेगेटिविटी का कोई तोड़ भी नहीं होता। इसलिए बच्चों, आप थोड़ा पढ़ने पर विशेष ध्यान दिया करो। अपनी जिंदगी को, अपनी दिमाग को इधर उधर मत डोलाओ, मत घुमाओ, आराम से पढ़ते जाओ। एक एक चीज खोपड़ी में इंसर्ट होगी, बस वर्क तो हमको करना ही है। तो भाई, वुडवर्थ ने 4 अंग कौन कौन से बताए? सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचान करना। इनके बारे में कल हम लोगों ने बता दिया था। सीखना, ये प्रथम अंग है। ये हमने बताया था कि सीखना प्रथम अंग है। कौन सा अंग है भाई? प्रथम अंग है और अनिवार्य तत्व है, अनिवार्य तत्व है। यार, बिना सीखे आप कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? बिना सीखे आप किसी भी कंडीशन में आप अपनी स्मृति में सूचनाओं को संचित नहीं कर सकते। वेरी एक्सीलेंट। ये देखो, अब रिजल्ट देने की बात 110%, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा इन एडवांस मेरे बच्चों को। बस यही, हाँ, अगर मेरी उस बात को, उस समझाइश को आपने नेगेटिव लिया और उसे चैलेंज के रूप में लिया और उसके बाद आप पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहते हैं, मतलब रियली आई एम बहुत, मतलब बहुत खुश होऊंगा मैं। मेरा हर बच्चा मेरी किसी भी बात को, अगर नेगेटिव बात को चैलेंज के रूप में स्वीकार करे और फिर रिजल्ट बनाए, तो फिर बात ही क्या है। यार, कैसे भी समझो, लेकिन रिजल्ट समझो। आप रिजल्ट की बात करो।
ठीक है ना। चलिए देखो, तो समझ में आ गई बातें। चलिए उसके बाद हमने सारी बातें कर ली। अब हम बात करते हैं आज जो बड़ी महत्वपूर्ण है और जब मजेदार भी है। आज की क्लास में हम सबसे महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं और वो है, देखिएगा, एक नोट डाल के अपन लिख लेते हैं पहले। ये हरमन एबिंगहॉस जो है ना, हरमन एबिंगहॉस, इनका ऐसा मानना है, इनका ऐसा तर्क है, इनका ऐसा कहना है। बबीता, शाबाश, ओके, गुड। सभी को नमस्कार, स्वागत, अभिवादन एक बार फिर से। मेरे सभी दोस्त मित्र, प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक, सचमुच जो अपने दोस्तों मित्रों भाई बहनों को, पढ़ने वालों को, सभी को अपनी क्लासेस के बारे में बताते हैं और उनको भी प्रेरणा देते हैं, उनके भले के बारे में भी सोचते हैं। सचमुच ऐसे बहुत महान लोग होते हैं और बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके अंदर ये भाव होता है, निश्चित तौर पर माँ भारती के इस कोर्स को वो बहुत अच्छे से अचीव करते हैं और बहुत बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। बहुत इजी है बेटा, कुछ भी ज्यादा नहीं है। विलियम जेम्स हो चाहे विलियम वुंट हो, वो डजेंट मैटर। तो ओवरऑल एबिंगहॉस एक अच्छी बात कहते हैं कि किसी भी अधिगम सामग्री का हाथ समय अंतराल बढ़ना के साथ साथ, ये एक अच्छी बात कहते हैं, किसी भी अधिगम सामग्री का हाश, कमी, समय अंतराल बढ़ने के साथ साथ हाश, कमी, समय अंतराल बढ़ने के साथ साथ समान गति से, समान गति से वह पूरी तरह से नहीं होता है। कितनी अच्छी बात कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर कोई भी अधिगम सामग्री जो आपने आज सीखी है, जिसने आपने आज जाना है, जिसको आपने, उसका एक साथ, मतलब आपने बहुत लंबे समय अंतराल तक उस चीज को रिपीट नहीं किया, वो सूचना आपके मस्तिष्क में है और लंबे समय तक आपने रिपीट नहीं किया, बहुत टाइम दे दिया उसमें, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक साथ, या उसका जो कमी है वो समय अंतराल बढ़ने के साथ साथ समान गति से वो पूरी तरीके से नहीं होता, बल्कि प्रारंभ में भूलने की गति तीव्र होती है और फिर बाद में उसकी गति धीमी हो जाती है। ऐसा ये एबिंगहॉस बताते हैं। वो कहते हैं प्रारंभ में भूलने की गति तीव्र होती है, फिर धीरे धीरे क्रमशः न्यूनतम और बाद में कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इनका ऐसा मानना है, प्रारंभ में भूलने की गति तीव्र होती है, फिर और बाद में क्रमशः धीमी व स्थिर हो जाती है, वह स्थिर हो जाती है। ये बात कहते हैं कौन, आपके एबिंगहॉस। मतलब बाद में, ऐसा नहीं है सर वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा ठीक है, अभी देखिएगा। हाँ बेटा,
देखिए बाद में कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है, और बाद में एक समय ऐसा आता है कि वो स्थिर बन जाती है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि इनका हरमिन एबिंगहॉस का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि किसी भी अधिगम सामग्री का ह्रास या कमी या उसका धीरे धीरे भूलने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ना। भाई जिंदगी में आपने जो कुछ भी अनुभव, ज्ञान, नॉलेज, सूचना आज तक प्राप्त की है ना, उन सब सूचनाओं को, उस नॉलेज को, उस ज्ञान को हम समय के बढ़ते बढ़ते धीरे 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 भूलते जाते हैं। लेकिन इनका ऐसा कहना है, ठीक है भूलने की गति और वो जो है वो होती है, लेकिन समान गति से और पूरी तरीके से वो बंद नहीं हो जाती है। कि ऐसा नहीं कि समय अंतराल बढ़ने के साथ साथ वह समान गति से और पूरी तरीके से नहीं होता है। अधिगम सामग्री का ह्रास, अधिगम सामग्री में कमी पूरी तरीके से नहीं होती। हाँ स्टार्टिंग में बड़ी तीव्र गति से भूलते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी गति धीमी हो जाती है और बाद में पूरी तरह रुक जाती है, स्थिर हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा एक बच्चे का चेहरा देखा, आपने एक चैप्टर को पढ़ा और उसको हमेशा के लिए भूल गए, नहीं, कभी नहीं होता। हाँ स्टार्टिंग में भूलने की गति तीव्र होगी, बाद में वो गति धीमी हो जाएगी और बाद में समय अंतराल के बढ़ते बढ़ते वह गति स्थिर हो जाती है। मतलब फिर आप भूलते नहीं है, वह स्थायी स्मृति में चला जाता है। समझ में आ गई बात? तो ऐसा कहते हैं हरमन एबिंगहॉस। लेकिन इसके विपरीत, इसके विपरीत बार्टलेट मॉडल, ब्रिटिश मनोविज्ञानी बार्टलेट ने अपने बार्टलेट मॉडल में यह बताया कि ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो गजब की बात कहते हैं। देखिएगा अब यहां पर हरमन एबिंगहॉस के इस विचार को नेग्लेक्ट करते हुए एक यहां पर सेकंड नोट जो इसके विपरीत है, एबिंगहॉस के विपरीत ये दो बहुत अच्छी बातें थी इसलिए इनको नोट में लिखाया। एबिंगहॉस के विपरीत फ्रेडरिक बार्टलेट, फ्रेडरिक बार्टलेट, एबिंगहॉस के विपरीत फ्रेडरिक बार्टलेट। अब इनका क्या मत है? देखो ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं अपने बार्टलेट मॉडल में, इनके नाम से ही इनका मॉडल पढ़ा जाता है बार्टलेट मॉडल, ये कहते हैं। और इनका ये मॉडल जो है, देखो भाई इनका ये फ्रेडरिक बार्टलेट का मॉडल का नाम है बार्टलेट मॉडल, जो कि स्मृति का एक मॉडल भी है। कब दिया गया? 1932 में दिया था। किसने दिया था? फ्रेडरिक बार्टलेट ने। फ्रेडरिक बार्टलेट कहां के रहने वाले थे बेटा? यूके के रहने वाले थे, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश के रहने वाले थे, ब्रिटिशर्स थे ये, ठीक है। और इस मॉडल में किसका प्रयोग होता है? देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है। बार्टलेट मॉडल में स्मृति से संबंधित, स्मृति से संबंधित स्मृति से संबंधित आरेख, कहानी, स्मृति से संबंधित आरेख, कहानी और उसके अलावा चित्र संबंधी प्रयोगों के आधार पर, आरेख, कहानी व चित्र संबंधी, चित्र संबंधी प्रयोगों के आधार पर
वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब एक और चीज यहां पर डाल दी गई कि बार्टलेट मॉडल में आरेख, चित्र और कहानी संबंधी जो प्रयोग हुए, उन प्रयोगों के आधार पर बार्टलेट ने माना कि स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं होकर, क्या नहीं होकर, निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं होकर यह सक्रिय एवं रचनात्मक प्रक्रिया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छी बात कहते हैं, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बात बताते हैं। प्रयोगों के आधार पर एस रेड में लिख देता हूं, स्मृति निष्क्रिय प्रक्रिया न होकर सक्रिय एवं रचनात्मक प्रक्रिया है। सक्रिय व रचनात्मक प्रक्रिया है। बात समझ में आ गई? ये क्या कहते हैं, मतलब बार्टलेट मॉडल का जो आधार है, बेस है, वो क्या है, कहानियां हैं, आरेख हैं और चित्र हैं। उनके प्रयोगों के आधार पर इन्होंने बताया कि वास्तव में स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, अपितु यह तो सक्रिय प्रक्रिया है, रचनात्मक प्रक्रिया है। और इसके आधार पर क्या होता है पता है, जिसमें समय अंतराल के साथ साथ पुनः प्राप्ति, उत्तरोत्तर परिवर्तन और संशोधन इसमें शामिल होता है। मतलब जैसे जैसे समय गुजरता जाता है तो इसमें परिवर्तन होता जाता है, इसमें तीव्रता आती जाती है, इसमें एक्टिवनेस आती जाती है, ये नई नई चीजों को निर्माण करने में सक्षम बनाती है व्यक्ति को। इसीलिए ये निष्क्रिय नहीं है, बल्कि ये तो क्रिएटिव है, रचनात्मक है। भाई कैसी है, रचनात्मक है। इसीलिए तो बहुत अच्छी बात कहते हैं। तो बार्टलेट मॉडल को ध्यान रखना है। स्मृति का बार्टलेट मॉडल कब दिया गया, 1932 में। किसने दिया, फ्रेडरिक बार्टलेट ने दिया। कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे। इनके बार्टलेट मॉडल का स्मृति का आधार क्या था, कहानी संबंधी प्रयोग थे, आरेख संबंधी प्रयोग थे और चित्र संबंधी प्रयोग थे। उनके आधार पर इन्होंने बताया कि स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, अपितु यह तो रचनात्मक और सक्रिय प्रक्रिया है। यह बार्टलेट मॉडल की कहानी है, ठीक है ना। और साथ साथ और कहा, इसके बाद एक और बात बोली इन्होंने, और इसी के आधार पर जिसमें समय अंतराल के साथ साथ पुनः प्राप्ति में उत्तरोत्तर परिवर्तन और संशोधन भी होता है, जिसमें किसमें, बार्टलेट मॉडल में, जिसमें समय अंतराल के साथ साथ उत्तरोत्तर यानी प्रोग्रेसिव उत्तरोत्तर परिवर्तन, व संशोधन होता है। बेटा पूरी बात समझो, मतलब ये कहते हैं, कितनी अच्छी बात कहते हैं, यानी व्यक्ति को अपने जीवन में जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है ना, वैसे वैसे प्रोग्रेसिव क्षेत्र में इस स्मृति को वह अपनी उन सूचनाओं को जो अचेतन में संचित हैं, उन सूचनाओं को वह काम में लेता है, आगे बढ़ता है, लेकिन वो प्रोग्रेसिव वे में लेता है। और उसकी वो सूचनाएं, वो स्मृतियां नई नई चीजों को जन्म देती हैं, नए क्रियाकलापों को जन्म देती है, नई अवधारणाओं को जन्म देती है। इसलिए रचनात्मक प्रक्रिया है, ये तो एक्टिव प्रक्रिया है, ना कि निष्क्रिय प्रक्रिया, ऐसा बताता है आपका बार्टलेट मॉडल। और इसीलिए तो समय अंतराल के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता है,
उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है और संशोधन होता है। इट मीन्स परिवर्तन और संशोधनीय रूप में सूचनाओं को हम अपनी जिंदगी में काम में लेते जाते हैं, ऐसी बात यहां पर बताई गई है। अच्छा, इसके बाद अगर हम पढ़ें तो प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अब आते हैं हम स्मृति की विशेषताओं पर। किस पर आते हैं? स्मृति की विशेषताओं पर। लेकिन इससे भी पहले बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार, हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि किसी भी व्यक्ति के दैनिक जीवन संबंधी जो क्रियाकलाप होते हैं, या हम यूं कहें कि यार उसके साथ उसकी याददाश्त है ना कमजोर है, वह अपनी चीजों को जीवन में याद ही नहीं रख पाता है। कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा कि भाई निश्चित तौर पर कि उसमें उसकी मेमोरी है ना बहुत कमजोर है, वो बहुत तेज है यार, आप देखो उसको, वो बच्चा, छोटा सा बच्चा बहुत तेज है, वो बहुत कमजोर है। तो इसका मतलब कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि स्मृति एक आंतरिक प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं कि स्मृति सिर्फ एक आंतरिक प्रक्रिया है, नहीं, बल्कि स्मृति निश्चित तौर पर, वुडवर्थ कहते हैं कि सीखने के बाद चीजों को पुनः स्मरण करना स्मृति है। तो पहले आप जब तक सूचनाएं अपने मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाओगे, जब तक वातावरण जनित उद्दीपकों के जो प्रतिमाएं हैं, जो छाप है, आपके मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी, तो स्मृति आंतरिक प्रक्रिया कैसे हुई? अरे भाई, आपकी स्मृति में संचित सूचनाएं, संचित निधि, संचित ज्ञान, संचित अनुभव आप जन्मजात लेकर नहीं आए, आपने जन्म के बाद यहीं से प्राप्त किया, राइट। इसी आधार पर बहुत सारे विद्वान बताते हैं कि स्मृति संचित अनुभवों को फिर से याद करना है, अपने पूर्व ज्ञान को जो अचेतन में विद्यमान है उसको तात्कालिक यानी अपनी चेतन में लाकर उसे अपने जीवन उपयोगी कार्यों में यूज करना, प्रयोग में लाना स्मृति है। इसी अर्थ में यहां पर हम लोगों ने इस बात को पढ़ा है। तो बार्टलेट मॉडल हरमन एबिंगहॉस के विपरीत जाता है ना, वो इसे सक्रिय, रचनात्मक और सक्रिय प्रक्रिया बताता है, जबकि हरमन एबिंगहॉस कहते हैं कि नहीं, प्रारंभ में भूलने की गति तीव्र होती है, बाद में कम, और फिर एक समय पर जाकर स्थिर हो जाती है। इसके विपरीत कहते हैं नहीं, स्थिर नहीं होती, अपितु सक्रिय है, अपितु सृजनात्मक है, अपितु रचनात्मक है, अपितु क्रियात्मक है। यह बहुत अच्छी बात है। 100% बिल्कुल बेटा, अचेतन से चेतन में आना स्मृति ही है, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है इसमें। इसको सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। लेकिन बार्टलेट मॉडल क्या कहता है, यह आपने पढ़ लिया होगा, बिल्कुल पास्ट टू प्रेजेंट, परफेक्ट, यह भी इसका एक मीनिंग हो सकता है। अब देखिएगा, अब यहां पर चैपलिन के अनुसार एक मनोविज्ञानी है जिनका नाम चैपलिन है। चैपलिन कहते हैं पूर्व में सीखे गए विषय के स्मृति चिन्हों, अच्छा, स्मृति चिन्हों के साथ साथ स्मृति चिन्हों या संकेतों, स्मृति चिन्हों संकेतों को धारण करने,
स्मृति चिन्हों व संकेतों को धारण करने तथा उन्हें वर्तमान चेतना में लाने तथा उन्हें वर्तमान चेतना में लाने। अब यहां पर मैंने आपको यहां सर्किल क्यों किया चेतना को? वर्तमान चेतना में लाने की प्रक्रिया को ही स्मृति कहते हैं, वो कि प्रक्रिया ही स्मृति है। ये चैपलिन का कहना है। अब समझ लो मेरी बात को भाई, सीधी सीधी सी पूर्व में सीखे गए, यानी बात फिर इन्होंने वही सीखने की कर ली। वुडवर्थ भी तो यही कहते हैं, अरे पूर्व में सीखे गए अनुभवों को फिर से याद करना, पुनः स्मरण करना स्मृति है। सीधी भाषा में बिल्कुल 100% यही बात चैपलिन कहते हैं कि पहले सीखे गए विषय के स्मृति चिन्हों, जो भी विषय सीखा, जो भी ज्ञान किया, जो भी अनुभव हुआ आपको, उसके स्मृति चिन्ह, उसके संकेतों को धारण करने और उन्हें चेतना में लाने की प्रक्रिया। भाई आपने अपनी जिंदगी में आज तक बहुत सारी सूचनाएं आपके मस्तिष्क में भरी हुई है, लेकिन उनमें से जो चेतना में आ जाए और उसे अपने जीवन के आज के किसी कार्यकलाप में, क्रियाकलाप में आप उसे यूज कर लो, इसका मतलब आपकी स्मृति बहुत तीव्र है। समझ में आ गया? आपकी स्मृति क्रिएटिव है। और इसी आधार पर इन्होंने स्मृति के 3 अंग बताए। चैपलिन ने कितने बताए बेटा? 3 अंग। और साथ साथ स्मृति का पहला मॉडल, अवस्था मॉडल, जिसे मॉडल मॉडल भी कहते हैं, किसने दिया था? आपको पता ही है, एटकिंस और सिफरिन ने दिया था। ठीक है ना? वह भी स्मृति के 3 अंग बताता है, अपन उसकी भी बात करेंगे। तो यहां पर चैपलिन के अनुसार स्मृति के 3 अंग हैं। नंबर 1, पहला कौन सा है? कूट संकेतन। एनकोडिंग। नंबर 2, संचयन, स्टोरेज। नंबर 3, पुनः प्राप्ति, पुनर्प्राप्ति। पुनर्प्राप्ति, रिट्राइवल। ठीक है? ये 3, ये 3 संकेत बताए। इसी प्रकार एक नोट और लिख लेते हैं। एक नोट और डाल लेते हैं, और नोट जिसे हम क्या कहते हैं? एटकिंसन व सिफरिन स्मृति का प्रथम मॉडल, प्रथम मॉडल कौन सा है? सूचना प्रक्रमण उपागम।
या सूचना प्रक्रमण उपागम या अवस्था मॉडल, अवस्था मॉडल या मॉडेल मॉडल, या मॉडेल मॉडल, और इसके प्रतिपादक एटकिंसन और सेफ्रिन है। एटकिंसन व सेफ्रिन, एटकिंसन व सेफ्रिन है। और यह मॉडल भी, जिसे सूचना प्रक्रमण उपागम, जिसे अवस्था मॉडल, जिसे मॉडेल मॉडल आदि नामों से पुकारा जाता है, जिसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल या अवस्था स्टेज मॉडल या फिर मॉडेल मॉडल, ठीक है ना। तो इस मॉडल ने भी, या इस मॉडल के अंतर्गत भी यहां पर पढ़ा जाता है कि स्मृति के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से बेटा? तीन अंग कौन कौन से? कूट संकेतन, संचयन और पुनर्प्राप्ति, ठीक है ना। कूट संकेतन में सूचनाओं को एनकोड किया जाता है, संकेतों, चिन्हों, प्रतीकों के आधार पर उनको मस्तिष्क में स्टोर किया जाता है। मस्तिष्क उन्हें ग्रहण करता है, देखकर, महसूस करके, आभास करके, सुन करके, टेस्ट करके सूचनाओं को क्या करता है? ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद उनको संचित रखता है, अपने मस्तिष्क में संचित रखता है, उसे संचित रखने की प्रक्रिया कहते हैं। और फिर तीसरा, आवश्यकता पड़ने पर जीवन में, जीवन की अनेक परिस्थितियों में उसे यूज किया जाता है, रिट्राइव किया जाता है, पुनः प्राप्त किया जाता है। तो ये 3 प्रोसेसेस होती हैं। और वास्तव में स्मृति के प्राथमिक और मूल अंग जो होते हैं वो बेटा 3 ही होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला कूट संकेतन, दूसरा आपका संचयन, और तीसरा आपका पुनर्प्राप्ति। ये तो 3 अंग हैं जो अवस्था मॉडल में भी बताए गए हैं, सेफ्रिन और एटकिंस ने बताए हैं, और साथ साथ मूलभूत रूप से चैपलिन भी स्मृति के 3 ही अंग बताते हैं, ठीक है। याद रखना है, बार्टलेट मॉडल क्या कहता है? आरेखों, चित्रों और कहानी संबंधी प्रयोगों के आधार पर स्मृति को निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं मानकर रचनात्मक और सक्रिय प्रक्रिया मानता है, जो किसका विरोध करता है? हरमन एबिंगहॉस का करता है, ठीक है। फिर अवस्था मॉडल कहता है कि स्मृति के 3 तो तंत्र हैं, त्रितंत्रीय होती है स्मृति, और 3 मूल अंग हैं, ठीक है ना। मौलिक, जो मानव द्वारा यहां पर जब स्मृति को या सूचनाओं को अपने जीवन में काम में लिया जाता है, तो ऐसी स्मृति में, ऐसी कंप्यूटर के समान मानने वाली स्मृति में भी 3 मौलिक कार्य होते हैं या मौलिक मूल अंग होते हैं, जिनको कूट संकेतन, संचयन और पुनर्प्राप्ति कहा जाता है। भाई यहां पर सूचना, आपने सबसे पहले सूचना कहां आती है? एनकोड में, ठीक है। यहां से वह कहां चली जाती है? स्टोर कर ली जाती है। और स्टोर की हुई सूचना को हम लोग कहां पर यूज करते हैं? यानी जरूरत पड़ने पर हम अपने जीवन के या अपने दैनिक कार्यों में उसका यूज करते हैं। फिर आगे चलकर ये अवस्था मॉडल, अवस्था मॉडल मूल रूप से स्मृति के 3 तंत्र बताता है। कौन कौन सी स्मृति? आप जानते ही हो। पहली संवेदी स्मृति, दूसरी अल्पकालिक स्मृति, और तीसरी दीर्घकालिक स्मृति, है ना। पहली संवेदी, जिसे सेंसरी मेमोरी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? सेंसरी मेमोरी, संवेदी स्मृति। दूसरी अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरी दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये अपन पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, उसके साथ साथ ये भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमको पढ़नी है इसकी स्मृति की विशेषताएं। और विशेषताएं पढ़ने के बाद हम लोग मॉडल्स पर पहुंचेंगे, और मॉडल्स पर पहुंच करके ये चैप्टर आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। पहली तो स्मृति की विशेषताएं पढ़ लेते हैं।
अर्थ, परिभाषा, चैपलिन, बार्टलेट मॉडल और अवस्था मॉडल के अनुसार इसके अंग, साथ में हरमन एबिंगहॉस का विशेष स्टेटमेंट और बार्टलेट मॉडल फ्रेडरिक बार्टलेट का उसके विपरीत बताया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये सब जानने के बाद हम पहुंचते हैं स्मृति की विशेषताओं पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी, इसकी स्मृति की विशेषताएं क्या हैं? भैया, प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मित्रों, आप समझ लो इस बात को क्या कि स्मृति की विशेषताएं में पहली विशेषता, थैंक यू सो मच कमला जी, आपका बहुत बहुत अभिवादन। कुछ बच्चे हैं जो कभी कभी आते हैं और ये टॉपिक बड़ा यूनिक है, इंपॉर्टेंट है और सभी ग्रेड टीचर्स एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, लेकिन इसका क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता। लेकिन बीपीएससी और एस्टेट में तो इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछता है एक ही बार में। और हमारे यहां पर बहुत सारे बच्चों से टीचर्स ग्रेड में कभी पूछता है, बल्कि सिलेबस में है, लेकिन कभी पूछता और कभी नहीं पूछता, और एक ही क्वेश्चन से जिंदगी का नजारा बदल जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, प्यारे मित्रों, भावी शिक्षकों, अपने दोस्तों, मित्रों, पढ़ने वालों, लिखने वालों को सभी को इस वाली क्लास के बारे में बता दिया करो कभी कभी, जिससे काम उनका भी हो जाए। कर भला तो हो भला वाली ये कहावत जो है वो चरितार्थ हो जाए आपके हाथों से, आपके सोचने से, आपके करने से और आपके बोलने से। ठीक है, चलिए तो देखो प्यारे मित्रों, एक बहुत अच्छी बात यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना? देखिए, तो ये एक अच्छी बात कहते हैं। नंबर एक, पहला, शीघ्र याद होना। पहली विशेषता, शीघ्र याद होना। अच्छा एक बात बताओ, कुछ लोग, अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल, यही तो बात है गौरव जी, आपकी तो बात ही क्या है यार। और एक बात है, रेगुलरिटी, नियमितता का तो कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। जो बच्चे रेगुलर निरंतर प्रैक्टिस करते हैं ना और धुआंधार पढ़ते जाते हैं, सचमुच वही बनते हैं 30 मार्क खान, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप रेगुलर पढ़ा करो और साथ में क्लास को धुआंधार तरीके से शेयर किया करो जितना कर सकते हो, है ना, तभी तो मजा आएगा। चलिए देखिए, तो शीघ्र याद होना। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक बार सुनने से ही तुरंत याद हो जाता है, तो उनकी जो स्मृति है ना वो बहुत अच्छी स्मृति कहलाती है, उसको सुलभ स्मृति कहते हैं, अच्छी स्मृति कहते हैं, तीव्र स्मृति कहा जाता है। इसीलिए शीघ्र याद होना स्मृति की एक विशेषता है। क्या है? स्मृति की एक विशेषता है और यही इसका प्रथम लक्षण है। जो बालक किसी भी बात को एक बार पढ़ लें या सुन लें, हमेशा के लिए उनको याद हो जाता है। क्या हो जाता है? याद हो जाता है। तो वो शीघ्र स्मृति यानी शीघ्र याद होना स्मृति की पहली विशेषता है। नंबर दो, एक बार पढ़ने और सुनने से, है ना, एक बार पढ़ने व सुनने पर शीघ्र याद करना। है ना बेटा, है ना आसान? पढ़ा करो आप ध्यान से, गड़बड़ मत किया करो बस। नंबर दो, नंबर दो, देखो नंबर दो में अपन लिख सकते हैं मतलब उत्तम धारणा शक्ति, मतलब रिटेंशन कैपेसिटी जो है ना वो भी बेहतर लेवल की है, अच्छी लेवल की है। कैसे भाई? यार
एक ही बार पढ़ा था, एक ही बार सुना था और उसको एज इट इज हूबहू अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया और जरूरत पड़ने पर उसे अपने दैनिक कार्यों में यूज कर लिया। नवीन कुमार जी, 100%। बेटा पूरी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा इस वाली क्लास में। जो जो चैप्टर दमदार है ना, उन चैप्टर्स को बहुत शॉर्ट अच्छे तरीके से मैं पूरी पीडीएफ लगाकर यहां पर पढ़ा दूंगा। पहले बिना पीडीएफ के तो पढ़ लो यारो, उससे काम हो जाएगा आपका, आप टेंशन ही मत करो। क्वेश्चन तो छोड़ूंगा ही नहीं, किसी भी प्रकार का कोई बीमारी नहीं छोड़ूंगा, आप उस बात की चिंता छोड़ो। आप तो ध्यान से पढ़ो सब बच्चे, बस गड़बड़ मत करो। उत्तम धारण शक्ति, होना, यह भी इसकी एक अच्छी विशेषता है। मतलब अधिक समय तक अधिक समय तक स्मृति में संचित रहना। किसका? सूचनाओं का, ज्ञान का, अनुभव का। ठीक है बेटा, याद रखो बिल्कुल। अगला तीसरी विशेषता इसकी क्या हो सकती है? वेरी सिंपल। तीसरी विशेषता इसकी हो सकती है शीघ्र और स्पष्ट पहचान करना। शीघ्र व स्पष्ट पहचान करना। अच्छी स्मृति तो उन बच्चों की होती है, चेहरा एक बार देखा था, एक बार सिर्फ आंखें चार हुई थी सीढ़ियों में, है ना, उसके बाद 2 साल बाद मिले और फटाफट पूरा बता दिया, वाकया वो सीन बता दिया, ऐसे हम मिले थे, हमारी आंखें चार हुई थी, हम एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा दिए थे और बस निकल पड़े थे अपने अपने पवेलियन, अपने अपने रास्ते, और बस उसको हूबहू सुना दिया। यार क्या पहचान है ना, क्या स्पष्ट पहचान है आपकी, मतलब कितनी अच्छी स्मृति आपकी है। बेटा वो एक जो है ना, 2 बार नंबर 3 हो गया था मेरे बच्चों, संवेग का जो पार्ट है 2 बार नंबर 3 हो गया था, एक दिन टेक्निकल इशू के कारण नहीं हुई थी, तो उसमें कोई पीडीएफ कोई कंटेंट नहीं है, उसको हटा दिया जाएगा। डोंट वरी, आप बेफिक्र रहो, बाकी कंटेंट पूरा है, आपकी क्लास में पूरा कंटेंट है। हाँ, पीडीएफ्स की बात है तो पीडीएफ्स आपको निश्चित तौर पर अपलोड कर दी जाएंगी। थोड़ा सा पीडीएफ वाले कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो शायद आज और कल में 100% रिजॉल्व हो जाएगी, आप बेफिक्र रहो। ठीक है ना बेटा, बाकी ऐसा नहीं है कि क्लासेज आपको मिल रही हैं तो पीडीएफ नहीं मिलेगी, वो तो 100% मिलेगी, वो तो आपकी प्रॉपर्टी है यारो, हमें क्या करना है उसका, और यही वाली मिलेंगी, और क्या चाहिए। चलो नेक्स्ट, नंबर 4। तो भाई शीघ्र पहचान करना बहुत अच्छी स्मृति की लक्षण है ये, याद रखना। अच्छा, एक और क्या विशेषता हो सकती है अच्छी स्मृति की? अनावश्यक बातों को भूलना, बिल्कुल, अनावश्यक बातों को भूलना, जो जरूरी नहीं है, अनावश्यक बातों को भूलना। अच्छा एक बात बताओ, जो चीज आपके काम की ही नहीं है, जो लेसन, जो चैप्टर, जो सिलेबस का कंटेंट, जो चीजें, जो बातें आपके काम की ही नहीं है, जो चेहरे आपके काम के नहीं है, उन चेहरों को भुला देना, वरना तो रोज रोज अगर याद आएंगे तो क्या हो जाएगा, अति हो जाएगी, और अति तो हर चीज की ही बुरी होती है, बेकार होती है ना, अनुपयोगी होती है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है बेटा, याद रखो। साथ साथ एक और अच्छी बात हो सकती है इसकी, एक और अच्छी विशेषता हो सकती है शीघ्र पुनः स्मरण करना। बिल्कुल सही बात है, एक बहुत अच्छी विशेषता है इसकी। 5 नंबर की, शीघ्र
पुनः स्मरण करना, यानी कि याद की हुई, सीखी हुई बातों, सूचनाओं, ज्ञान अथवा अनुभव को आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत याद आ जाना, तुरंत उनको काम में लेना, यहां पर शीघ्र पुनः स्मरण करना, ये भी इसकी एक खास विशेषता हो सकती है या होती है बेटा। 100% परफेक्ट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूज किया बेटा। हाँ, ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्लियर है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहां पर की। प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, भावी शिक्षकों, कल हम इसके अंग और इसके मॉडल खत्म करेंगे, ठीक है? क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। अभी क्योंकि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन आपका 3 बजे है, वो आपको जरूर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत ढंग से उसको कैलकुलेट करना है, बहुत ढंग से उसे समझकर सीखना है, ठीक है? क्योंकि समझ समझकर समझना भी एक अच्छी समझ है, और समझ समझकर फिर भी ना समझो तो वो हमारी समझ में ना समझ है। इसलिए मित्रों, प्यारे दोस्तों, बच्चों, अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्मृति के अंग और उसके मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना? आज विशेषताएं, इसके इंपोर्टेंट बातें और इसके चैपलिन, बार्टलेट मॉडल, चैपलिन, और साथ में हरमन एबिंगहॉस और बार्टलेट के विपरीत कथनों को, स्टेटमेंट्स को नोट के रूप में हम लोगों ने कोट किया, समझा, जाना, और फिर साथ साथ हम लोगों ने वुडवर्थ के अनुसार इसके 4 अंगों को कल ही पढ़ लिया था। आज चैपलिन के अनुसार और अवस्था मॉडल या सेफ्रिन और एटकिंस के अनुसार स्मृति के प्रथम मॉडल के अनुरूप हमने इन चीजों को डिस्कस किया। अब बात आती है कि ये एनकोडिंग क्या है, बात आती है ये संचयन, स्टोरेज क्या है, और बात आती है ये रिट्राइवल यानी पुनर्प्राप्ति क्या है, और ये कैसे कैसे रोल प्ले करते हैं। इनके अच्छे एग्जाम्पल के साथ, डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ इनको सीखते हुए हम लोग इसके मॉडल्स पर पहुंचेंगे, जिसमें पहला मॉडल ही हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, सूचना प्रक्रमण मॉडल, या फिर अवस्था मॉडल, या फिर सेफ्रिन एटकिंस मॉडल, या फिर मॉडेल मॉडल जिसे कहा जाता है, जिसके 3 तंत्र हैं, जिसकी 3 प्रक्रियाएं हैं: संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपको धुआंधार प्रैक्टिस करनी है, बस एक एक क्लास को 5-5 बार देखना है। मैं कहता हूं भूल तो सकते ही नहीं, ये वादा है मेरा। बस रिपीट करनी है आपको क्लासेज। चलिए मित्रों, धन्यवाद, राधे राधे। क्लास को जरूर अपने दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, पढ़ने वालों, लिखने वालों को जरूर बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, शिद्दत से बताइएगा, और जमकर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।